हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विधानसभा निर्वाचन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र जिसका नाम पीठासीन अधिकारी की डायरी है, इसको भरना सीखेंगे कि ये कैसे भरा जाता है। तो चाहे कोई भी चुनाव होता है, उसमें जब आप मतदान समाप्ति के बाद सामग्री जमा करते हैं तो एक प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी की बना के आपको जमा करना होता है। तो आइए हम लोग देखें कि पीठासीन अधिकारी की डायरी को हम लोग कैसे भर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कॉलम होता है निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो ये मैं विधानसभा क्षेत्र मुगलसराय के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र मुगलसराय की संख्या 380 और उसका नाम लिखूंगा। उसी तरह से जो भी विधानसभा आपकी हो उसकी संख्या और नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे मतदान की तारीख, तो मतदान जिस दिन आप करवा रहे होंगे उसका दिनांक आपको लिखना होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा 7/3/2022। आगे है मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, यानी जो मतदेय स्थल आपका होगा उसकी संख्या आपको लिखना है और फिर उसका नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 132 प्राथमिक पाठशाला रामपुर। आगे इसमें होता है मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ज़्यादातर मतदान केंद्र जो होते हैं वह सब प्राथमिक विद्यालय पर रहते हैं, और प्राथमिक विद्यालय जो होता है वो शासकीय रहता है, तो हम लोग यहाँ शासकीय पर टिक लगा देंगे। अगर मान लीजिए कोई निजी भवन में हो रहा हो या अस्थायी भवन होगा तो आप ऐसा करेंगे, लेकिन अगर प्राथमिक विद्यालय में है तो उसको शासकीय मानेंगे। अगर किसी इंटर कॉलेज में है तो अर्ध शासकीय भवन रहेगा, तब भी इसी पर टिक लगेगा। आगे इसमें है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या। यह ऐसी परिस्थिति होती है जैसे आप मतदान कराने गए और मतदेय स्थल पर आपके किसी साथी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह काम करने में अक्षम रहेगा, तब उस परिस्थिति में आप जो स्थानीय स्तर पर अगर कोई नियुक्ति करते हैं किसी मतदान अधिकारी की, तो उसकी व्याख्या यहाँ करेंगे। हमने कोई नहीं किया तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा। आगे है सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति का कारण। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे जो मतदान दल पहले से आपका बना रहता है, अगर रवानगी के दिन कोई उसमें से कर्मी नहीं आता है तो आप रिजर्व में से नियुक्ति लेते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा। तो अगर ऐसी नियुक्ति कोई ले रहे हैं किसी के अनुपस्थित होने के कारण, तब यहाँ पर हाँ लिखेंगे और उसका ब्यौरा देंगे कि हमने इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति किया। अगर नहीं लेंगे तब आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आगे इसमें है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पहला कॉलम है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट यानी सीयू की संख्या। तो कितनी सीयू का इस्तेमाल आपने किया, एक का। अगर मान लीजिए बीच में कोई सीयू बिगड़ गई, जब मशीन आप बदलेंगे तो आप जितनी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो संख्या लिखेंगे। हमने केवल एक लिखा क्योंकि हमने एक ही मशीन का प्रयोग किया। आगे इसमें है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। आप लोग जानते होंगे जो सीयू होता है उसकी एक क्रम संख्या होती है जो उसके स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होती है जब आप ऑन करते हैं, और उसके साथ उसमें बारकोड लगा रहता है, तो आप उससे पढ़कर जो संख्या रहेगी उसको इसमें लिखेंगे। आगे इसमें है उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट की संख्या। तो मैंने यहाँ पर केवल एक मान लीजिए प्रयोग किया तो मैं एक लिखूंगा। अगर आपका बीच में मतदान के दौरान बिगड़ जाता है तो आप दूसरी अगर चेंज करते हैं तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे और उनका यहाँ पर नंबर लिखेंगे। आगे इसमें है उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या, यानी जो सीरियल नंबर उसका होगा उसको इसमें लिखना है। तो मैं केवल एक लाया तो एक लिखूंगा। अगर आप बीच में मशीन बिगड़ती है 2 का प्रयोग करेंगे तो आप एक नंबर और यहाँ लिखेंगे जो आपका रहेगा। उसी तरह यहाँ पर सीयू में भी अगर 2 मशीन आपने प्रयोग किया बिगड़ने के कारण तो आप उसका भी नंबर यहाँ पर लिखेंगे। आगे इसमें है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। तो यह जो ग्रीन पेपर सील होती है वो कितना आपने प्रयोग किया उसकी संख्या आपको देना होता है, जिसका उपयोग हम लोग सीयू यानी कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए करते हैं। तो मैंने एक किया तो एक में लिखा। आगे है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, मतलब जो पेपर सील होता है उसकी एक क्रम संख्या होती है, उसको यहाँ पर आपको भरना होता है। अगर एक मशीन आपने प्रयोग किया तो एक लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपने मशीन बिगड़ी और 2 मशीन का प्रयोग किया तो 2 पेपर सील का आप प्रयोग करके दोनों मशीनों का अलग अलग सील करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों का नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। आगे इसमें है प्रदाय किए गए विशेष टैग यानी स्पेशल टैग। तो स्पेशल टैग लगभग 4 मिलेंगे आपको। आगे इसमें है प्रदाय किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। तो 4 जो मिले उसकी क्रम संख्या आप लिखेंगे इतने से इतने तक, जैसे मैंने एक अपने से बनाकर यहाँ पर लिख दिया है आपको समझने के लिए। तो यह स्पेशल टैग जो होता है यह जो क्लोज बटन होती है उसके चारों तरफ लगा के जो रिजल्ट सेक्शन होता है उसको आंतरिक रूप से सील करने का काम इसका रहता है। तो ये 4 मिला और उसकी क्रम संख्या हमने लिखा। आगे इसमें है उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या, मतलब जिसको हमने सील करने के लिए प्रयोग किया तो एक किया हमने तो एक लिख दिया। आगे इसमें है उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, मतलब जो आप उपयोग किए हैं जिस सील करने में उसकी क्रम संख्या यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने पहले वाले को प्रयोग किया है तो पहले वाले का क्रम संख्या यहाँ पर लिख दिया। आगे है अप्रयुक्त के रूप में वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। तो मैंने पहले वाले को प्रयोग किया तो यहाँ पर 8977 से लेकर 8979 तक 3 बचा, उसकी क्रम संख्या मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे इसमें है प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या।
यह है 3 मिला है तो 3 हमने लिखा। आगे है प्रदाय की गई स्ट्रिप सिल की क्रम संख्या, इसको क्रम संख्या आप भर देंगे जितने से जितने तक मिला है। आगे है उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सिल, तो ये 01 है और इसकी क्रम संख्या हमने पहले वाले को प्रयोग किया तो इसको इसे लिख दिया। अप्रयुक्त रूप से वापस की गई स्ट्रिप सिल की क्रम संख्या यहाँ पर है 7699 से 7700। हमने इसको एक बना के लिखा है समझने के लिए आपको कि ऐसे ऐसे होता है। अब दूसरी चीज़ देखिए, यह जो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिप सिल है, इसके बारे में आप भलीभांति परिचित होंगे कि यह एक ABCD सिल रहती थी जो बड़ी सी रहती थी और जिसको हम सीयू मशीन के रिजल्ट सेक्शन के चारों ओर लपेट के सील करते थे। लेकिन इस बार ऐसा है निर्देश कि ये मिलने वाली नहीं है, तो अगर यह नहीं मिलेगी तो आप नहीं लिखिएगा। हो सकता है ऐसा कि जो मार्क पोल की पर्ची रखने के लिए जो डिब्बा मिलता है उसके चारों तरफ भी एक सील लगाई जाती है जिसको पिंक पेपर सील कहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ स्ट्रिप सील की जगह पर आ जाए पिंक पेपर सील करके आपको मिले। तो जैसा रहेगा चुनाव के समय वैसा आप कर लीजिएगा। अगर ABCD नहीं मिलनी है, कन्फर्म है, लेकिन पिंक पेपर सील हो सकता है यहाँ पर लिख के मिले आपको, जिससे हम लोग मार्क पोल पर्ची जिस डिब्बे में रखते हैं उसको सील करते हैं। तो जैसा रहेगा उस वैसा आप कर लीजिएगा इसको समझ के। आगे इसमें है जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट सिस्टम का उपयोग हुआ, तो इस बार सब जगह वीवीपैट का इस्तेमाल होना है। तो इसमें लिखा है प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या, मतलब जितना वीवीपैट आपने इस्तेमाल किया, तो मैंने 1 मान लीजिए किया। अगर आपका बीच में बिगड़ता है, आप रिप्लेस करते हैं, तो आप 2 लिखेंगे। प्रिंटर की क्रम संख्या, वीवीपैट की जो क्रम संख्या रहेगी उसको इस पे लिखा जाएगा। आगे इसमें है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए, तो मेरे यहाँ मान लीजिए 7 किए, एक काल्पनिक संख्या है। जितने मतदान अभिकर्ता आपके यहाँ प्रत्याशियों के रहेंगे उतना आप लिखेंगे यहाँ पर। मैंने यहाँ पर 7 लिखा समझने के लिए। आगे है मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ता की संख्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 इसलिए एक समझने के लिए कि मान लीजिए जब मैं मार्क पोल शुरू कराया तो 5 आए मेरे पास, और 2 जो है वो बाद में आए, तो ये दोनों भरना यहाँ पर। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित, तो उपस्थित पहले 5 थे। अभिकर्ता की संख्या जो विलम्ब से आए, मान लीजिए 2 विलम्ब से आए, जैसा आपकी स्थिति रहेगी वैसा लिखिएगा। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या मैंने 6 लिखा, या 7 भी हो सकता है कोई मतदाता बीच में चला गया, वो आया ही नहीं शाम तक, तो जब हम मतदान समाप्त कराएंगे उस समय जितने मतदाता रहेंगे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे उनकी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसा आपका रहेगा वैसा लिख लेंगे आप लोग। आगे इसमें है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, जो निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची मिलती है उसके लास्ट पेज पर टोटल संख्या लिखी रहती है कि इस बूथ पर कितने मतदाता हैं, तो संख्या देखकर आप यहाँ पर भर लीजिएगा। आगे इसमें है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने का अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, तो जो निर्वाचक नामावली मतदान अधिकारी प्रथम के पास रहती है वह निर्वाचक नामावली में चिन्हित करता है, उसको चिन्ह लगाता है मतदाताओं के नाम के नीचे और उसके सामने टिक करता है, तो वो जितना चिन्ह लगाया है उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है, तो मैंने 732 लिखा। मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 का में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या, तो इसमें जो मतदाता रजिस्टर मतदान अधिकारी द्वितीय के पास रहता है जिसको प्रारूप 17 का कहते हैं, उसमें यथा प्रविष्ट मतलब जितनी प्रविष्टि हुई रहती है उसकी संख्या लिखनी होती है। तो यहाँ पर मैंने 732 लिखा, तो देखिए यहाँ पर सावधानी क्या बरतना है, यहाँ पर जो संख्या रहनी चाहिए वही संख्या यहाँ पर भी रहनी चाहिए। अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, मतलब आपकी गणना गलत आएगी, तो ये दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए, ऐसा जरूरी है। आगे इसमें है वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो यह है 730 मत। और आगे है मतदाताओं जिन्होंने न देने का निश्चय किया, मतलब कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो मत नहीं देना चाहते, मतलब आएंगे पूरी एंट्री करा लेते हैं, कराने के बाद जब उनको मत देने के लिए कहा जाता है तो वो कह देते हैं कि मैं मत नहीं दूंगा, तो ऐसे मतदाताओं की संख्या मैंने 2 लिखा है। तो इस 2 में देखिए क्या क्या आता है, जैसे कोई मतदाता आया, मतदान अधिकारी प्रथम के पास गया, पूरी प्रक्रिया पूरी किया, द्वितीय के पास गया, पूरा किया, साइन वाइन कर दिया, और तृतीय के पास गया, मतदाता पर्ची दे दिया, देने के बाद जब वो कहा कि जाके आप बटन दबाइए तो कह रहा है अब हम वोट नहीं देंगे, तो ऐसे मतदाता अगर कोई होगा। दूसरा होता है कि अगर कोई मतदाता आया, आने के बाद वो पूरी प्रक्रिया को पूरा किया, करने के बाद जब मतदान अधिकारी द्वितीय के पास पहुंचा तो कह रहा है हम रजिस्टर में साइन नहीं करेंगे, ना अंगूठा लगाएंगे, तो ऐसे मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी मत नहीं देने देगा और इनको बाहर करेगा, तो उसको भी इसमें जोड़ के लिखेंगे। दूसरा ऐसा होगा कि अगर कोई मतदाता आया अंदर, आने के बाद वह पूरी प्रक्रिया किया, मतदान अधिकारी तृतीय के पास तक पहुंच गया, पर्ची दे दिया, देने के बाद अब वो किसी को बताने लगा बाहर वाले को कि मैं इस प्रत्याशी को वोट देने जा रहा हूं, यानी मतदान की गोपनीयता को भंग कर रहा है, तो ऐसे सभी मतदाताओं को वोट नहीं देने देना है, और वही संख्या यहाँ पर मेंशन की जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 02। अब यह जो संख्या रहेगी और यह संख्या दोनों का योग जो होगा वह इसके बराबर आना चाहिए, ऐसा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर 730 लिखा, वोटिंग मशीन में जितनी संख्या आई, और 2 जो है वो बाहर रह गए, मतलब ये मतदान नहीं किए हैं, तो इसको ऐसा लिखा गया। तो ऐसे आप भी लिखिएगा, इन दोनों का योग
इसके बराबर आना चाहिए और ये दोनों चीज़ें जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी गलती मानी जाएगी। यहाँ पर है मतदान अधिकारी प्रथम का हस्ताक्षर, तो मतदान अधिकारी जो प्रथम होगा वो अपना साइन यहाँ पर करेगा। और मतदाताओं के रजिस्टर का सार साधक यानी प्रभारी मतदान अधिकारी, तो ये मतदान अधिकारी द्वितीय होता है, मतलब जो सेकंड मतदान अधिकारी होता है उसको यहाँ पर साइन करना होता है, तो यहाँ साइन कर लेगा। तो यह पूरा हो जाता है ऊपर की एंट्री। आगे यहाँ पर है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, तो यहाँ पर पुरुष महिला लिखना होता है। तो मैंने मान लीजिए लिखा 385 पुरुष और 345 महिला, और इसका योग जो है वो आया 730। यह जो 730 है यह इस संख्या से मैच करना चाहिए, जो यहाँ पर है ये वाली संख्या जिन्होंने मतदान किया है इस संख्या से ये मैच करना चाहिए, जो यहाँ पर टोटल आपने दिखाया है। आगे यहाँ पर है अभ्यास से फिर चैलेंज मत, तो चैलेंज मत जो है वह मैंने 0 यहाँ पर लिखा है। मेरे पास कोई चैलेंज मत नहीं पड़ा, ये 0 है। अगर आप में कोई होगा स्वीकृत आप किए होंगे तो ये लिखेंगे जो संख्या रहेगी। अस्वीकृत संख्या यहाँ पर लिखनी है। और जब्त की गई रकम, आप लोग जानते होंगे कि चैलेंज मत के लिए 2 रुपये की राशि जमा होती है, तो अगर कुछ रहेगा तो उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। आगे यहाँ पर है उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए। तो यह जो ईडीसी होता है, अगर कोई आप में से या कोई पुलिसकर्मी जो वहाँ पर नियुक्त है अगर ईडीसी सर्टिफिकेट वह देता है आपको, तो उसको भी उसी ईवीएम से आपको मतदान कराना होता है। तो ऐसा अगर कोई मतदाता होगा तो उसकी संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे, नहीं तो 0 लिखेंगे इसमें। आगे इसमें है मतदान करने के लिए प्रवासी निर्वाचकों की संख्या, मतलब जो एनआरआई होते हैं, निवासी आपके यहीं मध्य स्थल के रहते हैं लेकिन वो विदेश की नागरिकता ले लिए रहते हैं, तो उनको अगर कोई मतदान करने आएगा तो उसकी संख्या यहाँ पर मेंशन करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी 0 लिख देंगे, ये एनआरआई के लिए है। आगे इसमें है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए। तो अगर जैसे अंधे होते हैं, विकलांग होते हैं या अशक्त होते हैं, तो वो सब अपने अगर साथी को लेकर आते हैं मतदान के लिए तो उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी होती है, जितने लोग आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, आप में जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा। पड़ोसी द्वारा दिए गए मतों की संख्या यानी प्रॉक्सी वोट जिसको बोलते हैं, ये प्रॉक्सी वोटर है। तो प्रॉक्सी वोट जो होता है, अगर कोई वहाँ पर पड़ेगा आपके मध्य स्थल पर तो उसकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। आगे है निर्गत मतों की संख्या, अगर टेंडर वोट कोई पड़ा तो उसकी संख्या आपको लिखनी है यहाँ पर। आगे इसमें है निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई, मतलब अगर आपको देखने में लग रहा है किसी की आयु कम है तो आप घोषणा पत्र भरवाते हैं। अगर ऐसी कोई संख्या रहेगी तो इसमें मेंशन करेंगे, नहीं 0 लिखेंगे। ऐसा आगे है जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार किया, मतलब मतदाता आया उसकी आयु लग रही है कम है, आप कहे घोषणा पत्र भरिए तो भाग गया, कहा हम नहीं वोट देंगे हम जा रहे हैं, तो ये आप इसमें मेंशन करेंगे। आगे है क्या मतदान स्थगित करना था, यदि ऐसा था तो स्थगन का कारण, तो यहाँ पर स्थगन नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। और उसके बाद इसमें अगर मान लीजिए स्थगन करना पड़ा किसी कारणवश तो आप उसको मेंशन करेंगे, यहाँ पर 1 लाइन में पूरा लिखेंगे ब्यौरा, 1-2 लाइन में कि क्यों स्थगन करना पड़ा उसका कारण देना होता है। और आगे इसमें है प्रत्येक 2 घंटे पर डाले गए मतों की संख्या, तो प्रत्येक 2 घंटे मतलब 7 से लेकर 9 बजे तक। मेरे यहाँ 100 मत पड़े तो मैं इसको लिख दिया 100। 9 से 11 बजे तक 120 पड़ा तो मैंने 120 लिखा। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि 7 से 9 तक 100 मत पड़ा और 9 से 11 तक टोटल बटन में दिखाएगा 220। यहाँ पर टोटल बटन जब हम दबाएंगे तो ये 220 दिखाएगा, लेकिन केवल 2 घंटे का दिखाना है, तो 9 से 11 बजे तक के लिए 220 में से 100 घटा देंगे तो 120 आएगा। उसी तरह आगे जब चलेंगे तो यहाँ पर है 11 बजे से 1 बजे तक केवल 140 मत पड़ा, और 1 बजे से 3 बजे तक 135 मत, और ये 3 बजे से ये 6 बजे कर दिया जाएगा, क्योंकि अंतिम लाइन जो होती है इसमें ऐड कर दिया जाता है 1 घंटा, और तो ये 6 बजे हो जाएगा। तो 3 बजे से अपराह्न 6 बजे अपराह्न तक 235। अब यह जो संख्या है एक बार जरूर आपके जोड़ के देख लीजिएगा कि जो ईवीएम में संख्या आ रही है 730 उसके बराबर है कि नहीं है। मतलब इन संख्याओं को एक बार टोटल करके आप मिला लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपने संख्या मेंशन किया है इसमें वो संख्या है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर ये वाली जो संख्या है इसको एक बार मिलाइएगा जोड़ के जरूर, ये संख्या सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर गलत होगा तो मतलब आपका गलत कहीं पर है। आगे इसमें है मतदान समाप्त होते समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या। तो मेरे यहाँ मान लीजिए 6 बजे के बाद 5 लोग लाइन में लगे थे तो मैंने 5 पर्ची दिया उनको, तो संख्या आप लिखेंगे। ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति की वास्तविक समय। तो देखिए अगर आपने पर्ची दिया है तो यहाँ कभी भूल कर भी 6 बजे मत लिखिएगा। अगर आपने पर्ची नहीं दिया तो 6 बजे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 5 पर्ची दे दिया तो ये टाइम 6:10 या 6:15 आपका होगा। अगर आप यहाँ पर्ची नहीं दिए हैं तो ये 6 बजे क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पर पर्ची दे दिया तो ये 6 बजे क्लोज नहीं हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है निर्वाचन अपराधों की विस्तृत विवरण। तो इसमें है निम्नलिखित मामलों की संख्या। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूर अंदर
मत प्रचार, यानी अगर प्रचार सामग्री पाई गई तो उसका देना है। तो इसमें संख्या देनी है, तो मैंने संख्या लिखा 0, मतलब कोई नहीं पाया गया। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, ये भी मैंने 0 लिखा क्योंकि कुछ नहीं हुआ था। मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को छल कपट से बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, तो ये भी नहीं हुआ, तो इसको 0 लिखेंगे। मतदाताओं को रिश्वत देना, ये भी मैंने 0 लिखा क्योंकि ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई। मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, ये भी नहीं घटित हुआ। मतदान केंद्र पर कब्जा करना, ये भी नहीं घटित हुआ। तो ये सब घटनाएं अगर घटित होंगी तो आप लिखेंगे, अन्यथा इनको सब 0 कर देंगे। आगे इसमें है, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? तो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि उपद्रव मेरे यहाँ नहीं हुआ, खुली हिंसा नहीं हुई, प्राकृतिक विपदा नहीं आई, वोट पर कब्जा नहीं हुआ, वोटिंग मशीन विफल नहीं हुई और कोई अन्य कारण भी नहीं था। तो ये सब अगर आपके यहाँ होगा कुछ तो ऐसे मेंशन करेंगे, नहीं तो अगर इसको नहीं लिख देंगे सब। आगे है, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को का पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीना गया? तो मतलब नहीं छीना गया, अवैधानिक रूप से नहीं छीना गया। आगे इसमें है, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, ये भी नहीं किया गया। आगे यहाँ पर है, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया? नहीं किया गया, तो ये सब आप ऐसे भर देंगे। आगे इसमें है, अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो, तो अगर कोई शिकायत होगी तो लिखेंगे, नहीं तो फिर इसको नहीं लिखेंगे। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या कोई नहीं, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आप भी लिखिएगा। अगर कुछ होगा तो उसको लिखिएगा अपना पूरा ब्यौरा। क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया गया तब मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणाएं की गई? हाँ लिखेंगे आप, क्योंकि सभी घोषणाएं आपको करनी होती हैं, तो यहाँ पर हाँ लिखिएगा। आगे यहाँ पर स्थान का नाम, तो अपने बूथ का नाम यानी मध्य स्थल का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा प्राथमिक पाठशाला रामपुर। तिथि आप लिखेंगे मतदान की तिथि, तो मतदान की तिथि मैंने लिखा 7/3/2022। एक लाइन यहाँ पर और लिखना पड़ता है, ये जरूरी लाइन है, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपकी सामग्री नहीं जमा होगी, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ये लिखना होता है, मतदान प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होकर सायं 6:10, या आपका अगर 6 बजे क्लोज हुआ तो आप यहाँ पर 6 बजे लिखेंगे। ये संख्या, तो ये जो होगा टाइम, ये तो सबका निश्चित है 7 बजे, लेकिन ये वाला टाइम निश्चित नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका 6 बजे बंद हो जाए, हो सकता है 6 बजे के बाद तक चलता रहे, तो यह समय आपका नियत नहीं है। तो इसका जैसा भी रहेगा उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। बजे शांतिपूर्वक तथा सकुशल संपन्न हुआ, और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगा, जो भी करना होगा इसको हस्ताक्षर जरूर करिएगा। और इतना करने के बाद यह पीठासीन अधिकारी की आपकी डायरी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। धन्यवाद।